Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself रंजीत कुमार. स्वागत है सर आप लोगों का आज की क्लास में. आइए सर आज देखते हैं कि कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पर अपन डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. जितने लोग भी ऑनलाइन हैं सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग. कौन कौन है भाई ऑनलाइन? ऑनलाइन कौन कौन है? कौन कौन है ऑनलाइन? चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. क्लास शुरू करते हैं अपन और देखते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं. ठीक है, तो 174 क्वेश्चन नंबर मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं जिससे और ज्यादा क्लियर दिखे. ठीक है, ठीक है, ओके. नवीन गुड इवनिंग. गुड इवनिंग नवीन. क्लास स्टार्ट करें? बोलो, और कौन है? और कौन है ऑनलाइन? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? डिम्पल, वेरी गुड इवनिंग डिम्पल. क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? क्या सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, चलिए तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस. ऑडियो इज क्लियर. ओके ओके. नवीन, रोहित गुड इवनिंग. चलिए तो आज बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, एक बार मुझे रिकॉल कर दो. साउंड कम आ रहा है, बहुत लो साउंड है सर. रोहित, साउंड अब क्लियर आ रहा है? डिम्पल, साउंड क्लियर आ रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा. डिम्पल, साउंड क्लियर आ रहा है? बोलो, साउंड क्लियर आ रहा है? नवीन, सब लोग रिप्लाई करें. तो अगर नहीं आ रहा है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, नवीन, नवीन, डिम्पल, रोहित, आप लोग सभी लोग से मैं कह रहा हूं, क्या वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? नवीन तो कह रहा है मेरे यहाँ तो क्लियर है. डिम्पल, आपको आ रही है साउंड क्लियर? रोहित, आपको आ रही है साउंड क्लियर? बोलिए. डिम्पल और रोहित बताएं, साउंड क्लियर आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार रिप्लाई करो मुझे, ताकि अगर इशू है तो फिर उस पर अपन बात करें. क्लियर है डिम्पल? ओके, चलिए चलिए बढ़ते हैं. ईयरफोन में आ रही है सर? अच्छा, ईयरफोन में आ रही है, कोई नहीं, ईयरफोन लगा लो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, आइए तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 174. ठीक है, 174. तो क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है इन पार्लियामेंट अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले, हाँ डिम्पल ने, वही मेरे को याद आ गया सर, डाउट क्लियर कर दीजिए आज वाला. भाई डिम्पल ने दो क्वेश्चंस मुझे वो किए थे व्हाट्सएप. उसमें दो क्वेश्चंस जो थे, एक था ड्यूअल गवर्नमेंट और दूसरा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये दो क्वेश्चंस थे और ये दो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग डिम्पल को डाउट था. तो उस डाउट के बारे में जानना है कि ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ड्यूअल गवर्नमेंट. ठीक है, यही था ना डिम्पल? सबको पता है ड्यूअल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है. उसमें चार ऑप्शंस थे. ठीक है, और वो चारों ऑप्शंस में आंसर क्या है ये हम जानने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम, जिसको हम हिंदी में संसदीय शासन प्रणाली बोलते हैं. इसके पहले भी मैंने तुम लोगों को समझाया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिम्पल, उसमें जो फोर्थ आंसर है तुम्हारा, फोर्थ आंसर जो तुमने क्वेश्चन मुझे भेजा है, क्या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, ऑफ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर होते हैं. ठीक है,
इसका मतलब ये है कि भाई में प्रॉब्लम आ रही है। सर ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं बता रहा हूं। फोर्थ ऑप्शन था उसका, जो फोर्थ ऑप्शन जो है ना कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होती है, वो उसका राइट आंसर है। अब इसका मतलब क्या है, मैं एक बार उसको डिफाइन करता हूं। मैंने कहा कि हमारे देश में अपन ने इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया है। तो पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, यही होता है ना जी। इन्हीं दोनों हाउसेस से मिलकर पार्लियामेंट बना है। अब लोकसभा के बारे में आप जानते हैं कि लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब आम जो पीपल हैं वो इलेक्ट करते हैं, और इससे जो बंदे इलेक्ट होके आते हैं उनमें जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और वही फिर लेजिस्लेशन में लॉ फॉर्म करती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो इसके लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स ही डिसाइड करते हैं जो कि कौन सा कानून बनेगा, कौन सा लॉज बनेगा, कौन सा लॉज नहीं बनेगा। और फिर जब तक इनकी मेजोरिटी है तब तक ये लॉ फॉर्म भी करते हैं और लॉ को एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो ये जो मिनिस्टर्स हैं दे ऑल आर रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा में तभी तक उनकी पोजीशन है जब तक वहां पर उनकी मेजोरिटी है। जैसे ही मेजोरिटी खत्म उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व। समझ में आ रही बात? सर दूसरे सर की भी साउंड आ रही है। अच्छा नवीन, दूसरे सर की भी साउंड आ रही है? ज्यादा सुनाई दे रहा है क्या? नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है क्या? डिम्पल अभी जो समझाया वो समझ में आया? डिम्पल अभी जो समझाया वो समझ में आ गया? इट मीन्स कि पार्लियामेंट के थ्रू लेजिस्लेशन का भी फॉर्मेशन होता है और एग्जीक्यूटिव का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन पार्लियामेंट का इन दोनों ही वर्क तभी करते हैं जब उनकी मेजोरिटी होती है लोकसभा में, और जिनकी मेजोरिटी होगी वही लॉ भी एग्जीक्यूट करेंगे और लॉ फॉर्म भी करेंगे और उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। ठीक है, तो राइट आंसर इज फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? चलिए दूसरा क्वेश्चन तुमने पूछा था मुझसे, वो है ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट, इसको हिंदी में द्वैध शासन बोलते हैं। ड्यूअल गवर्नमेंट आप देखेंगे इसका मतलब दो होता है। क्या? एक गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर और एक स्टेट या प्रोविंशियल लेवल पर। ठीक है, स्टेट या प्रोविंशियल लेवल पर। यहां भी आप देखेंगे तो ये दो लेवल पर ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन जिसको हम बोलते हैं। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स तो डोमिनेंट है, बट स्टेट लेवल पर भी दो अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म हुए हैं। एक तो आप देखेंगे जैसे मैंने यूनियन कंकरेंट लिस्ट की बात है, तो मान लो कंकरेंट लिस्ट में अगर कोई कंफ्यूजन होता है लॉ फॉर्म करने में, तो उस कंडीशन में दोनों ने अगर सेम सब्जेक्ट पर कानून बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमिनेंसी होती है। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, इसको हम ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब सेंटर और प्रोविंशियल लेवल पर जो गवर्नमेंट्स होती है, यहां पर अंग्रेजों ने हमें न्यूट्रलाइज करने और हमें प्रोविंशियल लेवल पर गवर्नमेंट फॉर्म करने का राइट दे दिया। और सेंटर लेवल पर जितने मेजर राइट्स थे, सिक्योरिटी, फाइनेंस, आरबीआई पर कंट्रोल, सब उन्होंने अपने पास रखा। और यहां भी उन्होंने कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन रखा कि अगर कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर दोनों ही लॉज फॉर्म करते हैं, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उसी लॉज को मानेगी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब द्वैध शासन, दो स्तर पर शासन, एक तो सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल पर। ठीक है, क्लियर हुआ? डिंपल सर अगर राज्यसभा में कोई भी बिल पेंडिंग है जो कि लोकसभा द्वारा पास नहीं किया गया है, और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो उस केस में बिल का क्या होगा? उस केस में बिल दोबारा इंट्रोड्यूस होगा। हाँ, अगर देखो, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो अगर बिल पास नहीं किया है, मान लो राज्यसभा में ही बिल है,
अगर लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए राज्यसभा में पास किया, राज्यसभा में अभी कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, लोकसभा में वो बिल अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। जब नई लोकसभा गठन होगी तो फिर उस बिल को दोबारा से पेश किया जाएगा और राज्यसभा के अप्रूवल के बाद उसको लोकसभा में भेजेंगे। हाँ, अगर लोकसभा ने बिल अप्रूव करके राज्यसभा को भेज दिया है और अगर वो बिल अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उस कंडीशन में फिर उस बिल को दोबारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना होगा अप्रूवल के लिए। समझ में आई बात? बिल्कुल, लोकसभा का अप्रूवल मस्ट है। तो अगर डिसॉल्व हो गई तो फिर नई लोकसभा जो बनेगी उसमें उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसका अप्रूवल मस्ट है। या मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पास करके भेजा और राज्यसभा उसमें कोई अमेंडमेंट करती है, कुछ चेंज करती है, कुछ भी ABCD कुछ भी चेंज करती है, तो अगेन लोकसभा से उसको अप्रूवल कराना मस्ट है, अदरवाइज वो बिल आगे प्रोसीड नहीं होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ डिंपल? क्लियर? चलिए, तो ये था ड्यूअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अब आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, एक मिनट, 174। In Parliament, the chief spokesman of the government on matters of general policy is the, बताइए 174 का आंसर दीजिए, बताइए 174 का आंसर दीजिए। गिव मी आंसर ऑफ 174, गिव मी आंसर। अरे आंसर दो, क्या हुआ, सो गए क्या सब लोग? 174 का आंसर रोहित, सब, नवीन, सबने दे दिया, जितेंद्र, रजनीश, बोलो फटाफट। रोहित, आंसर ए नहीं होगा, आंसर बी होगा रोहित, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज राइट आंसर। क्यों? अब देखिए यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। राइट्स ऑफ पीएम। पीएम के राइट्स क्या क्या है देखिएगा, यहां पर मैं पॉइंट वाइज लिखता हूं। पहला, हेड, रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड, चीफ स्पीकर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। थर्ड, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चीफ स्पीकर ऑफ द गवर्नमेंट, चेयरमैन ऑफ स्टेट, इंटर स्टेट काउंसिल, नीति आयोग एंड एटॉमिक कमीशन। फोर्थ, चीफ डिप्लोमेट ऑफ गवर्नमेंट। फिफ्थ, responsible for development of country। ये सारे राइट्स जो हैं ये आपके प्राइम मिनिस्टर के हैं। देखिए, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इन चारों पॉइंट्स को समझिएगा। रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स कि आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट के साथ मिलके और सारा वर्क करता है, मतलब गवर्नमेंट कैसे रन करना है उसके रिगार्डिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क करता है। मतलब चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो रेल मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, उन सब के रिगार्डिंग
अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशंस, उनके उनके जो भी सजेशंस होते हैं उन पर उनको फॉलो करता है और उनको डायरेक्शंस देता है कि आपको किस वे में काम करना है, ठीक है। तो रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और एक बार इसने जो भी फाइनल डिसीजन दी है वो फाइनल डिसीजन फाइनल होता है और उस पर आप देखेंगे कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और सारे पावर जो हैं सेंटर के वो इसी के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं और इसी के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इंपोज किए जाते हैं। तो इसको रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं, पीएम को। एक बात। दूसरा, चीफ स्पीकर ऑफ द गवर्नमेंट, देश का चीफ स्पीकर है, मुख्य प्रवक्ता। क्यों? अभी आपने देखा अगर कोई ये वर्ड पीएम कह रहा है इसका मतलब फुल एंड फाइनल वर्ड है भाई, एकदम लास्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे देश का रियल हेड है और चीफ स्पीकर है। अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है इसका मतलब हमारी कंट्री का स्टेटमेंट है और वो फाइनल स्टेटमेंट है, उसमें इफ और बट नहीं हो सकता। तो चीफ स्पीकर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जो भी स्टेटमेंट दिया वो 100% अधिक मतलब ऑफिशियली एकदम डिक्लेयर होता है और डन होता है। तो चीफ स्पीकर ऑफ द गवर्नमेंट होता है। फोर्थ, चेयरमैन ऑफ आईएससी, नीति एंड एटॉमिक कमीशन, इन सभी जो कमीशन है इनका चेयरमैन भी होता है। उसके बाद चीफ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट, देश के लिए डेवलपमेंट का चीफ होता है। अगर उसने कह दिया कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने इन्वेस्टमेंट होंगे और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो फाइनल वही डिसाइड करता है कि एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रीज का और बाकी दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के डेवलपमेंट कैसे होंगे और उसके द्वारा जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं उसी डायरेक्शंस पर सारे काम होते हैं और उसका फ्रेमवर्क क्या तैयार होता है। चाहे आप नीति आयोग की बात कर लें, नीति आयोग को डायरेक्शन देता है एज ए चेयरमैन कि आपको इस बार ये काम करना है, आपको लॉन्ग टर्म पे काम करना है, शॉर्ट टर्म पे काम करना है, क्या करना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि चीफ डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट होता है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल, मतलब डिफेंस में क्या करना है, इन्वेस्ट एफडीआई भारत में कितना इन्वेस्ट करना है, किस देश के साथ कैसे रिलेशन डेवलप करना है, इजराइल, रशिया, चाइना, अमेरिका, इन देशों के साथ। तो चीफ डिप्लोमेट होता है, मतलब ये डिप्लोमेट्स फॉरेन जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम उनसे सजेशंस लेता है, उनको सजेशंस देता है और एक पर्सनल डिप्लोमेसी के थ्रू भी कई कंट्रीज के साथ एक बेटर रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सारे जो राइट्स हैं ये पीएम के हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि नॉर्मल जो पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग चीफ स्पोक्समैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि नॉर्मल पॉलिसीज के रिगार्डिंग वही पॉलिसी फ्रेमवर्क करने की सजेशंस देता है दूसरे मिनिस्टर्स को और फिर वो अपने मिनिस्ट्री के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में वो बिल और उस बिल पर फिर डिस्कशन और फाइनल कानून बनता है और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यहां जो मैंने ये चारों पॉइंट्स बताए हैं, क्या ये चारों पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? रोहित क्लियर हो गया? पक्का? चलिए, ये तो बात हो गई यहां पर प्राइम मिनिस्टर 174 का एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार? बताइए, अभी तक जो डिक्लेयर नहीं हो चुका हुआ है। गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। वेरी गुड मेरे लाल, तो हम लोगों का सभी का आंसर सही है और ये भी ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 175 का जो राइट आंसर है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम वित्तीय आपातकाल बोलते हैं हिंदी में, ये अभी तक एक बार भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। इट मीन्स जो 3 इमरजेंसी है जिसमें आप देखेंगे नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट लॉ और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक 3 बार लग चुका है। 3 टाइम्स हमारे देश में इंपोज हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 3 या 4 टाइम्स, 3 या 4 टाइम्स जी, 3 या 4 टाइम्स। गिव मी आंसर। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार इंपोज हुआ है? वेरी गुड, अच्छा, और ठीक है, तो 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट लॉ टोटल अभी तक कितनी बार इंपोज हो चुका है बताओ? मैं स्टेट वाइज नहीं बात कर रहा, मैं टोटल की बात कर रहा हूं। अप्रॉक्स मुझे आप रिप्लाई करें, अप्रॉक्स
हाउ मेनी टाइम्स इम्पोज प्रेसिडेंट लॉ इन द कंट्री? अप्रॉक्स, अरे रोहित 5 टाइम्स यार। मैं, चलो इस पर एक और क्वेश्चन, सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दो। सरप्राइज क्वेश्चन है कि मैक्सिमम टाइम किस स्टेट में प्रेसिडेंट लॉ इंपोज हुआ है? विच ऑफ स्टेट मैक्सिमम टाइम? अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है कि किस स्टेट में मैक्सिमम टाइम प्रेसिडेंट लॉ इंपोज किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था वो ये था कि अभी तक टोटल प्रेसिडेंट लॉ इन कंट्री में कितनी बार इंपोज किया जा चुका है। एक बार कंफर्म मुझे रिप्लाई करो और टोटल कंट्री वाला बताओ। देखिए अभी तक एटलीस्ट अप्रॉक्स 100 टाइम्स प्रेसिडेंट लॉ इंपोज किया जा चुका है थ्रू आउट ऑफ इंडिया। ये थ्रू आउट ऑफ इंडिया का डेटा मैं बता रहा हूं, 100 टाइम्स, ठीक है। 100 टाइम्स के नियर बाई प्लस माइनस हो सकता है, माइनस नहीं होगा, प्लस हो सकता है। 100 टाइम्स कंट्री में प्रेसिडेंट लॉ इंपोज किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम मणिपुर के अलावा जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम, ये स्टेट्स हैं जहां पर, अब एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा मैक्सिमम टाइम किसका है, वो एक बार आप देखिएगा कि मैक्सिमम टाइम किस स्टेट में इंपोज किया गया था, ठीक है। तो ये एक बात थी। अब प्रेसिडेंट लॉ तो आप समझते हैं ना। एक और सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रेसिडेंट लॉ किसके रिकमेंडेशन पर इंपोज होता है? प्रेसिडेंट लॉ किसके रिकमेंडेशन पर इंपोज किया जाता है? और लोग कोई रिप्लाई करे भाई। प्रेसिडेंट लॉ किसके रिकमेंडेशन पर इंपोज किया जाता है? किन कंडीशंस में? किन कंडीशंस में? किन कंडीशंस में? व्हाट इज द कंडीशन? उसकी कंडीशन क्या है? 4 क्वेश्चन पूछूंगा, सरप्राइज है। पहला क्वेश्चन पूछा कि कौन रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट लॉ के लिए। दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट लॉ, प्रेसिडेंट लॉ का कंडीशन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, प्रेसिडेंट लॉ इंपोज होने के बाद राइट्स किसके पास होते हैं टू रन द गवर्नमेंट? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कौन रिकमेंड करता है, तो रिकमेंड करता है गवर्नर टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। बट उसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के सजेशंस होते हैं और गवर्नर के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट लॉ इंपोज करता है, एक बात। दूसरा, प्रेसिडेंट लॉ की कंडीशन ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फेलियर हो गया हो किसी भी स्टेट में, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट लॉ इंपोज किया जाता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फेलियर का मतलब क्या है? जैसे आप देखेंगे कई सारे स्टेट्स में, जैसे अभी आपने लास्ट टाइम महाराष्ट्र में देखा था कि वहां पर किसी को भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली थी। उस कंडीशन में भी वहां प्रेसिडेंट लॉ इंपोज किया गया था। तो क्या वहां कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फेलियर हो गया था? रिप्लाई मी। क्या वहां कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फेलियर हो गया था? नहीं। तो यहां पर आपको इसके रिगार्डिंग कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट लॉ और व्हाट इज रीजन ऑफ प्रेसिडेंट लॉ, तो इसके 3-4 मेजर कॉज है जिसका जो आपको जानना चाहिए। फर्स्ट कॉज तो ये मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फेलियर हो गया हो तो उस कंडीशन में आप गवर्नर सीधे रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को और उनके थ्रू प्रेसिडेंट लॉ इंपोज करता है। क्योंकि आप जान लीजिए गवर्नर के रिकमेंडेशन पर ही होता है। क्यों? कि गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इट मींस सेंटर और स्टेट के बीच एक चेन का काम करता है। सारी स्टेट गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है कि यहाँ पर कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। उनके रिकमेंडेशंस अपने सारे मतलब एक चेन के रूप में काम करता है सेंटर स्टेट के बीच।
तो कहते हैं गवर्नर को कि गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक बात हो गई। दूसरा, मैंने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फेलियर हो गया हो तो एक कंडीशन में प्रेसिडेंट लॉ इंपोज होगा। दूसरा कंडीशन कि मान लीजिए इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है, तो उस कंडीशन में गवर्नर अपने नॉलेज के बिहाफ पर वो देखता है कि किसके पास मेजोरिटी के नियर बाई है, तो उसको इनवाइट करता है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। लेकिन विद इन टाइम फ्रेम में अगर वो भी मेजोरिटी शो नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि सर अभी लेजिस्लेशन नहीं है और प्रॉपर गवर्नमेंट रन करने के लिए आपको प्रेसिडेंट लॉ इंपोज करना पड़ेगा। तो जैसे ही रिक्वेस्ट करता है उस कंडीशन में प्रेसिडेंट उस स्टेट में प्रेसिडेंट लॉ इंपोज करता है। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट बन गई और ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल का मतलब त्रिशंकु कहते हैं। ट्रायंगल का मतलब मान लीजिए एक मेन पार्टी है, दो उसके सपोर्टिंग पार्टी हो गई, अलायंस करके, अलायंस हो गया। अलायंस करके उन्होंने पार्टी बनाई और पता चला कि बीच में ही अलायंस जो दूसरे सपोर्टिंग पार्टी थी उन्होंने अपना अलायंस विड्रॉ कर लिया। तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व हो जाएगी तो टाइम देता है उस पार्टी को जो भी जिसके पास मेजोरिटी के भाई गवर्नमेंट फॉर्म करो। अगर वो नहीं कर पाती है बीच में तो उस कंडीशन में भी प्रेसिडेंट लॉ इंपोज किया जाता है, ठीक है। और फिर अगर मान लो किसी के पास भी अलायंस नहीं है तो फिर से इलेक्शन होता है और फिर नया जो जिसके पास मेजोरिटी होती है उसके गवर्नमेंट, तो टिल इलेक्शन तक प्रेसिडेंट लॉ इंपोज होता है, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं। अब मान लीजिए कि बीच में किसी एक तो ये ट्रायंगल में सपोर्ट खींच लिया, वो भी उस पे हुआ, या बीच में कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे राजस्थान में चल रहा था। मान लीजिए गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाई मेजोरिटी की, तो गवर्नमेंट गिरने के साथ ही फिर प्रेसिडेंट लॉ इंपोज किया जाता है। ये भी कंडीशन है। तो उस जैसे ही ये तीनों चारों कंडीशंस इंपोज होते हैं प्रेसिडेंट लॉ लग जाता है। प्रेसिडेंट लॉ के ड्यूरेशन में ना कोई चीफ मिनिस्टर ना कोई कैबिनेट, सीधे सारे राइट्स आ जाते हैं गवर्नर के पास और गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के बिहाफ पर सारे आप देखेंगे उस स्टेट में रूल करता है। इसकी वैलिडिटी ओनली फॉर 6 मंथ्स है। अगर 6 मंथ से आप ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ही आप 6 मंथ से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट लॉ को। समझ में आई बात? सर अगर बनी हुई गवर्नमेंट के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तब भी हो सकता है। बिल्कुल रोहित भाई, अभी मान लो अपने राजस्थान में जैसे हुआ था, क्या गहलोत के कॉन्फिडेंस में सरकार बन गई, सचिन पायलट ने रिजाइन कर दिया, मतलब पार्टी से विड्रॉ कर लिया अपना मेंबरशिप। तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए पार्टी के पास मेजोरिटी कम हो गई, तो अब जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ तो कहा गया कि भाई आप अपनी मेजोरिटी शो करें, कॉन्फिडेंस शो करें। तो उन्होंने कॉन्फिडेंस शो कर दिया। अगर वो नहीं करते तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता और जो अभी कैबिनेट और गवर्नमेंट बनी थी वो डिसॉल्व हो जाती और फिर ऑपोजिशन को टाइम दिया जाता है कि क्या आप गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो फिर 14 डेज का आपको टाइम दे रहे हैं, 14 डेज में अपना कॉन्फिडेंस शो कीजिए, ठीक है। तो गवर्नर अपने नॉलेज पर उस पार्टी को अगर वो कहती है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंस शो कर सकता हूं, तो उस कंडीशन में उसकी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसको टाइम देती है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना है। एग्जाम्पल महाराष्ट्र देख लो। आपको मालूम होगा कि जब इलेक्शन हुआ शिवसेना और बीजेपी में दोनों में डिस्प्यूट हो गया चीफ मिनिस्टर को लेके, तो दोनों न्यूट्रल हो गए कुछ दिन तक। तो प्रेसिडेंट लॉ इंपोज कर दिया कि गवर्नमेंट ऐसे खाली तो रह नहीं सकती, लॉ एंड ऑर्डर, तो प्रेसिडेंट लॉ इंपोज कर दिया। और फिर बीजेपी ने तुरंत रातों रात उसको हटा के और इनको फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया एनसीपी के कहने पर कि भाई एनसीपी के जो चाचा भतीजा थे उन्होंने कहा कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने लेटर दिया और इनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन भाई साहब उनको टाइम दिया कि आप अपना कॉन्फिडेंस शो कीजिए, वो नहीं कर पाए। 10 दिन के अंदर कॉन्फिडेंस हो, फिर उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई। तो आप तभी तक रह सकते हैं जब अपना कॉन्फिडेंस शो करें। अगर आपने मान लो शो कर दिया कॉन्फिडेंस तो 6 मंथ्स तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो मान लीजिए बीच में अगर इसमें एक बार शो कर दिया तो 6 मंथ्स तक तो आप गवर्नमेंट रन करेंगे। आफ्टर दैट अगर लग रहा है कि फिर मेजोरिटी लूज कर दी तो 6 मंथ्स के बाद दोबारा आपको लेजिस्लेशन में आपको मेजोरिटी शो करनी पड़ेगी। तो एक बार कर दिया तो 6 मंथ्स के लिए आपका फिक्स हो गया, तो वो जरूरी है। क्लियर हो गया रोहित? रोहित क्लियर हुआ? ओके
देखो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डाउट अगर लेके चलोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और आगे आपको क्वेश्चंस के आंसर जब फाइंड आउट करेंगे तो वहां भी प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि देखो मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स ए नॉट ए क्वालिफाइंग प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये क्वालिफाइंग प्रोसेस नहीं है, एलिमिनेशन प्रोसेस है। इसमें जो लेबल है, अब फैक्चुअल की जगह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आने लगे हैं, तो ये तभी हो पाएगा जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 176, गिव मी आंसर। एजुकेशन which was initially a state subject was transferred to the concurrent list by the, बताइए। एजुकेशन which was initially a state subject was transferred to the concurrent list by the, पहले ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था, बाद में इसको ट्रांसफर करके हमने कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया। विच अमेंडमेंट? गिव मी आंसर। 176, नवीन ने आंसर दिया है, बताइए आंसर। 176 का आंसर देंगे, 176 का बोलो। डिम्पल, जितेंद्र, रोहित, गिव मी आंसर। अच्छा, डिम्पल ने दे दिया, नवीन ने भी दे दिया, जितेंद्र ने भी दे दिया, रोहित ने भी दिया। ऑल आर गुड, सबके आंसर सही हैं। आंसर इज सी, वेरी गुड। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, it is also called mini constitution, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये अमेंडमेंट 1976 में कई बड़े अमेंडमेंट्स इसमें किए गए थे, इसलिए इस वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसी अमेंडमेंट के थ्रू एजुकेशन, जो पहले स्टेट सब्जेक्ट का पार्ट था, बाद में इसको ट्रांसफर करके कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया। इट मीन्स अब इस पर सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज फॉर्म कर सकते हैं, बट अगर दोनों ने ही सेम सब्जेक्ट पर लॉज फॉर्म कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो लॉज फॉर्म किए जाएंगे वो वैलिड होंगे, वही माने जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो राइट आंसर इज सी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। वेरी गुड, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने इसका आंसर देके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, in which year was Nationalist Congress Party was founded? Give me answer. 177, give me answer. डिम्पल ने दे दिया आंसर, रोहित ने दे दिया, रजनीश और नवीन, गिव मी आंसर। रजनीश और, वेरी गुड, 177 का राइट आंसर इज बी। 1999 में इसकी ये फाउंडेड हुआ। ये पहले एनसीपी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी, किसकी, कौन है चीफ इसके? हु इज चीफ ऑफ एनसीपी? अच्छा, एनसीपी सोनिया गांधी हैं। एनसीपी कहां रहते हो यार तुम लोग? वो आईएनसी है, आप जिसकी बात कर रहे हो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका तुम लोग रिप्लाई कर रहे हो। डिम्पल, ये रोहित, तुम भी कंफ्यूज हो गए, आईएनसी और एनसीपी में अंतर नहीं जानते? अरे भाई देखो, एक है आईएनसी, एक है आप देखेंगे यहां पर एनसीपी, एक है बीएसपी, एक है कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरा है बीजेपी, उसके बाद है टीएमसी, 1 2 3 4 5 6 7 टीएमसी। ये कुछ नेशनलिस्ट पार्टी, ये कह रहे हैं नेशनलिस्ट पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी।
आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडेड इन 1885, भूल गए क्या? तो क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे थे? एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार पहले कांग्रेस के ही मेंबर थे, बाद में उन्होंने रिजाइन करके अपनी एक नई पार्टी बना ली, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जो अभी शिवसेना के साथ मर्ज करके वहां रूल कर रही है। कहां पर? महाराष्ट्र में। तो इसके चीफ जो हैं वो शरद पवार हैं, इसकी है सोनिया गांधी। एक है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, और एक है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये दोनों, एक के प्रकाश करात हैं और एक के सीपीआई का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कौन है, ठीक है। और बीजेपी का मालूम ही है, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखिएगा। एनसीपी, राइट आंसर इज 1999, ठीक है, क्लियर। आइए बढ़ते हैं, राइट आंसर 177 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 178, क्वेश्चन नंबर 178, which of the following is not included in the directive principle of state policy? Give me answer. Which of the following is not included in the directive principle of state policy? कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है? गिव मी आंसर। 178, which is not a part of DPSP? Give me answer. रोहित, जितेंद्र, डिम्पल, नवीन, तुमने पढ़ा नहीं। रोहित, कंफ्यूज क्यों होते हो? मैं बार बार कहता हूं, तुम बहुत जल्दीबाजी करते हो। रोहित ये कह रहा है कि नॉट इंक्लूडेड, इज नॉट। रोहित सबने आंसर दे दिया, सबके आंसर रॉन्ग है। राइट आंसर इज डी, सबके आंसर रॉन्ग है। अरे भाई ये बताओ कि शराब निषेध, इसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट मना नहीं किया गया है, बट इसके रेस्ट्रिक्शंस के रिगार्डिंग मना है। प्रोहिबिशन ऑफ लीकर कार्य, उसके बाद राइट टू वर्क, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। इक्वल पोस्ट इक्वल वेजेस, ये भी मेंशन है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, फंडामेंटल राइट्स। कहां भूल जाते हो यार? आर्टिकल 19 क्लॉज 1, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इट्स ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या ये क्लियर हुआ या नहीं, बताओ मुझे। मैंने बताया था ना, जब मैं इस पर पहले क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था 3 आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें राइट टू नो, उसके बाद राइट टू नो के अलावा उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। दीज आर ऑल मेंशन इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ठीक है। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इज अ फंडामेंटल राइट्स। ये एक फंडामेंटल राइट्स है, सूचना का अधिकार। आपका अधिकार है गवर्नमेंट ऑफिसर्स से इंफॉर्मेशन मांगने का। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का स्टाफ या कोई भी ऑफिसर्स ये नहीं कह सकता कि आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये 2005 में आया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, क्लियर हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। और ये अब क्वेश्चन को पढ़ना, इज नॉट इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इंक्लूडेड कहता तो आप नहीं मानते, इट इज नॉट इंक्लूडेड, तो सीधे सीधे ये आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो रोहित, सी तो फंडामेंटल राइट्स है ना। ये कह रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, शामिल नहीं है, पूछ कह रहा है ना। सर सी ऑप्शन फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? नहीं। इक्वल पोस्ट इक्वल वेजेस, आर्टिकल 39, किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अरे भाई क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? याद नहीं आया? मैंने जब डीपीएसपी पढ़ाया था तो इक्वल पोस्ट इक्वल वेजेस मेंशन किए गए हैं,
जिसके बिहार पर गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग रूल्स बनाए, जिसमें पहले फीमेल जो फीमेल्स होती थी, एक ही पोस्ट पर मेल फीमेल दोनों काम करता था, तो उसमें मेल को ज़्यादा इफिशियंट, ब्रेन कह रहा हूँ मैं, फिजिकली और मेंटली जो मेल हैं उनको ज़्यादा इफिशियंट माना जाता था, जो फीमेल्स हैं उनको कम माना जाता था। जबकि इसमें मेंशन किया हुआ था कि अगर एक ही पोस्ट पर मेल फीमेल दोनों काम करते हैं तो दोनों को इक्वल वेजेस और पावर्स होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके, चलो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर देना है, ठीक है। आइए, ये हो गई बात राइट टू इंफॉर्मेशन की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज द literal meaning of term Q वारंटो? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म क्यू वारंटो? भी बताइए इसका 179 का आंसर बताइए। क्यू वारंटो का गिव मी आंसर। जल्दी फटाफट रिप्लाई करो, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? वेरी गुड, आज तुम लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया, क्योंकि इसके पहले मैंने ये चारों रिट, पांचों रिट बहुत समझाए थे तुम लोगों को, 2-3 बार समझाया था, और आज तुम लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। राइट आंसर इज सी, बाई व्हाट ऑथोरिटी? वारंट। किस प्राधिकरण? वारंट द्वारा। ठीक है, वेरी गुड। 5 बार मैंने बताया इसके बारे में तुम लोगों को, तब जाके आज तुमने एकदम हिट कर दिया, दिल खुश कर दिया रोहित यार। दीवाना बना दिया तुम लोगों ने, वेरी गुड। और मैं समझा चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं समझाऊंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180। गिव मी आंसर। क्वेश्चन नंबर 180, the salary and allowance of the governor are charged to? फटाफट गिव मी आंसर। ए और बी? ए और बी? वेरी गुड, राइट आंसर इज ए, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अच्छा, मुझे यहां पर एक सरप्राइज क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। राइट आंसर इज ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब इस कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड से किस किस को सैलरी दी जाती है, क्या आप मुझे बताएंगे? कंसोलिडेटेड फंड से किस किस को सैलरी दी जाती है? गिव मी आंसर, सरप्राइज क्वेश्चन है। वेरी गुड डिम्पल, वेरी गुड। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजेआई, ठीक है, सीएजी एंड गवर्नर। ठीक है, इन सभी को कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी दी जाती है। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181, व्हाट मेक्स द जुडिशियरी द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन नंबर 181। 181,
What makes the judiciary the guardian of the constitution? Give me answer. बताइए. 181. आराम से सोच के देना आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं है, सोच के. मैं देख रहा हूं आपके डिस्प्ले पर. राइट आंसर इज डी. राइट आंसर इज डी. नवीन और जितेंद्र, क्या आप इसको समझ रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या कह रहा है? व्हाट मेक्स द जुडिशियरी ऑफ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कैसे बता दिया ना भाई. मान लो ये स्ट्रक्चर है हमारे देश में जुडिशियरी का. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. यूनिटरी हमारे देश में जुडिशियरी का प्रोविजन है. ठीक है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजंस को चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. इसके द्वारा दिए गए डिसीजन फाइनल, फुल एंड फाइनल होते हैं. एक बात तो ये. दूसरा, मान लीजिए पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ फॉर्म किया, ठीक है, कोई भी लॉ, तो क्या वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है और कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग है? अगर नहीं है तो उस कंडीशन में उस लॉ को रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट. और अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अप्रोच के अकॉर्डिंग है तब तो वो इम्प्लीमेंट होगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा. अगर वो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन है तो तुरंत उसको रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट उसको डिसमिस कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, और वो किसी भी कंडीशन में इंप्लीमेंट नहीं होगा. इसलिए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, या प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रक्षक और संविधान का को मैनेज करने वाला. ठीक है. तो इसलिए ये जो इसका जो आंसर है वो है डी, जुडिशियल रिव्यू. मैंने बताया था ना, ये यूएसए से लिया गया है और जुडिशियल रिव्यू करके आप पार्लियामेंट के द्वारा या अपने द्वारा दिए गए किसी भी डिसीजंस को चेंज कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है तो. क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पर बोलो, हो गया क्लियर सबका? एकदम. देखो, ये टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट यही है कि आप लोग उसको केयरफुली रीड नहीं करते. एक बार केयरफुली रीड करो, एक बार, दो बार, और फिर आंसर दो. उसके बाद नहीं होता है तो मैं तो हूं ही भाई. अगर नहीं होता है तो मैं तो रिप्लाई, मैं तो उसका आंसर भी दूंगा और एक्सप्लेनेशन भी दूंगा. फिर भी नहीं समझ में आता, एक बार, दो बार नहीं, 10 बार आप पूछो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनली हमें उसको समझना चाहिए. ठीक है. इट इज मस्ट फॉर अस. ठीक है. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 182. क्वेश्चन नंबर 182. In the Supreme Court of India, the number of judges, including the chief judge, is now. Give me answer. Give me answer. Give me answer. Right now. नवीन, बता दिया था मैंने भाई. इसके अकॉर्डिंग तो ये है आंसर. मतलब जब ये क्वेश्चन बना होगा उस समय अमेंडमेंट हो सकता है, नहीं हुआ हो, ये चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि अभी ये 2019 में ही हुआ है. ये जो 30 नहीं 2020 में हुआ है, 2019 लास्ट ईयर, 2020 के स्टार्ट में हुआ है, तो ये अभी तो रिसेंट ही है. 3 न्यू जजेस जो है वो अपॉइंट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है. 3, और पहले जो था, पहले का डेटा है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर डी होगा. बट अगर राइट नाउ की बात करें तो ये 33 प्लस 1, इट मीन्स 34 जजेस. तो देयर आर 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ. ठीक है. इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? फटाफट रिप्लाई करो मुझे. नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछो. क्लियर हो गया?
तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर तो डी होगा, बट राइट नाउ ये होगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि आगे पूछे क्वेश्चन तो मान लो उसमें 31 भी हो और 34 भी हो, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पुराने समय का था, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा 31 और 34 पर। तो राइट नाउ वी हैव 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 183, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी इम्पीच्ड? बताइए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी इम्पीच्ड? सुप्रीम कोर्ट का जज किस ग्राउंड पर इम्पीच्ड हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए, तीनों में से आंसर दो, एकदम सोच के आंसर देना। गिव मी आंसर। वन 183। दे दिया सबने आंसर 183 का। सभी के केवल एक। क्यों? अगर मान लो किसी जज का बिहेवियर डिफाइन हो गया, प्रूफ हो गया कि उसने गलत तरीके से बिहेव किया है, जो भी प्रिजनर है उसके साथ, या कोई करप्शन किया है, तो उस कंडीशन में उसको नहीं हटाया जा सकता। रोहित, अच्छा मान लो अगर ये हो जाए, इसमें कह रहे मान लो कोई जज अगर कैपेबल नहीं हो, मान लो उसका अपॉइंटमेंट हो गया लेकिन वो कैपेबल नहीं है, ये डिक्लेयर हो गया कि इज नॉट एबल टू होल्ड पोस्ट ऑफ जजेस, तो क्या उस कंडीशन में उसको रहने दिया जा सकता है? बताओ। गिव मी आंसर। कंफ्यूज हो रहे हो तुम लोग हैं? बोलो, अरे आंसर दो, हाँ ना कुछ बोलो भाई, हाँ या ना कुछ तो बोलो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। पहले एक बार तुम लोग का रिएक्शन देख रहा हूं मैं कि क्या रिएक्शंस हैं तुम लोग के। बोलिए, बोलो। थर्ड कैसे होगा सर? भाई मान लीजिए किसी जज का अपॉइंटमेंट हो गया, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर किसी जज का अपॉइंटमेंट हो गया बट ही इज नॉट एबल टू, मतलब एज ए होल्ड पोस्ट ऑफ जज के लायक नहीं है, तो क्या उस कंडीशन में कैसे रखोगे? हटा सकते हैं कि नहीं उसको? देखिए, राइट आंसर इज ए। ठीक है, राइट आंसर इज ए। 1, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सब मेंशन है, उसकी एलिजिबिलिटी भी, उनका बिहेवियर भी, सब कुछ। तो अगर उसने उसका वायलेशन किया तो जो जजेस की एलिजिबिलिटी और जो कोरम मेंशन किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको उसके ऊपर इम्पीचमेंट का प्रपोजल लाया जा सकता है। तो राइट आंसर इज ए। मैं देख रहा था कि तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं और आंसर दे रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 184, व्हाट आर द पंचायत in the 3-tier panchayati raj system? What are the panchayats in the 3-tier panchayati raj system? Give me answer. बताइए आंसर। 3-tier सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? सरप्राइज क्वेश्चन, 4 सरप्राइज क्वेश्चन पूछूंगा। पहला,
3 टायर सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, कब किया था, ठीक है, और इसको कहाँ अडॉप्ट किया गया है, बताओ कब। नागौर। देखिए बिल्कुल, देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1959 में, और इसमें 3 टायर सिस्टम, 3 टायर, ग्राम मतलब विलेज, उसके बाद ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट। तो विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिला परिषद बोलते हैं इसको, और ये पंचायत कमेटी, ये 3 बताए गए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, जिसको गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया, और पंचायत में, पंचायती व्यवस्था में 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। भारत में फर्स्ट पंचायती सिस्टम 1959 में, कहां पर, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, नागौर कहां पर है, राजस्थान में, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 11 अक्टूबर 1959 को कहां पर, तो उतनूर, उतनूर कहां पे, एपी में, आंध्र प्रदेश में, दूसरी पंचायती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया कब, 1992 में, और इसके थ्रू आप देखेंगे पार्ट 9 के क्लॉज 243 में ए से ओ ऐड किया गया, और साथ में जो 11th शेड्यूल है वो ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 29 सब्जेक्ट के साथ इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया पंचायतों को। क्यों, क्योंकि पहले 1959 में जो पंचायती सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था, वो उस पंचायती सिस्टम के पास राइट नहीं थे। मतलब पंचायत तो बना दिए, लेकिन एवरी 5 इयर्स पे इलेक्शन हो, उनका राइट क्या होगा, कौन से स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो प्लान्स है वो कैसे एग्जीक्यूट किए जाएंगे, इसके बारे में कोई, उनको रेवेन्यू कौन देगा, ये सब कुछ नहीं पता था। तो कहा गया कि यार ये हमने पंचायत तो स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है। तब फाइनली राजीव गांधी ने, नहीं राजीव गांधी ने नहीं, उस समय तो राजीव गांधी जा चुके थे, 1992 में ये अमेंडमेंट किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसमें ये क्लॉज जोड़े गए और पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिया गया। और इसमें कहा गया कि एवरी 5 इयर्स पर इलेक्शंस होंगे, सरपंच की एलिजिबिलिटी मिनिमम, जो मुखिया जिसको बिहार में बोलते हैं, उसकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। ऑल गवर्नमेंट प्लान्स वर एग्जीक्यूटेड बाय द ग्राम पंचायत, ठीक है। और लोकल लेवल पर इनको टैक्स कलेक्शन करने का भी राइट दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको दिया गया, और बीडीओ इनको ओथ दिलाता है, और किसी भी कंडीशन में 6 महीने से ज्यादा पोस्ट वैकेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सारी चीजें आप देखेंगे पंचायती सिस्टम को दिया गया राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, हो गया क्लियर सबको। नहीं, पंचायती व्यवस्था जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो वो टाइम जवाहरलाल नेहरू का था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 64 में बड़े हैं, उसके पहले जितने कांड हुए हैं वो सब जवाहरलाल नेहरू ने ही किए हैं, ठीक है। 64 से पहले, उसके पहले उनके अलावा आका थे वो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 185, क्वेश्चन नंबर 185, पंचायत राज पर जीवी के राव समिति, जीवी के राव कमिटी ऑन पंचायत राज इज कॉन्स्टिट्यूट ऑन, जीवी के राव, बताइए, राइट आंसर इज, गिव मी आंसर। 85, 185 का राइट आंसर। नवीन रॉन्ग,
राइट आंसर इज डी। नहीं, ये वो 1985 में जीबी के राव कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, बलवंत राय, इस ये है पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देने के रिगार्डिंग सजेशंस दिए गए थे कि अगर आप पंचायतों को चाहते हैं कि प्रॉपर परफॉर्म करें और प्रॉपर ग्राउंड लेवल पर काम हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये जरूरी है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाए और एग्जीक्यूशन का पूरा राइट्स दिया जाए। तो 1985 में रिकमेंडेशंस आई थी कि पंचायतों को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देनी चाहिए। ठीक है, पूरा नाम मुझे भी याद नहीं है कि इनका नाम क्या है। ठीक है, समझ में आ रही बात? इन्हीं के रिकमेंडेशंस के बिहाफ पर गवर्नमेंट ने इसको फॉलो किया था और इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, who of the following is regarded as the head of the state council of ministers? बताइए, who of the following is regarded as the head of the state council of ministers? Give me answer 186। इसमें रॉन्ग नहीं होना चाहिए किसी का आंसर, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। राइट आंसर इज ए, चीफ मिनिस्टर। कैसे देखिएगा, लेजिस्लेशन मतलब स्टेट लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये बाई कैमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका इलेक्शन एवरी 5 इयर्स पर होता है। ठीक है, इसमें जिस पार्टी को भी मेजोरिटी मिलती है, ठीक है, जिस पार्टी को भी मेजोरिटी मिलती है, उस पार्टी का मेजोरिटी का जो लीडर होता है वो होता है सीएम। और इसके रिकमेंडेशन पर इलेक्टेड मेंबर में से अदर मेंबर्स को आप देखेंगे कैबिनेट में शामिल किया जाता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं। तो ये जो उनका मंत्रिमंडल है, कैबिनेट, ये आप देखेंगे सीएम, इनका हेड जो होता है वो तो सीएम होता है। ठीक है, इसी के डायरेक्शंस पर ये कैबिनेट काम करती है। क्लियर? तो यहाँ पर रिगार्डेड एज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूछ रहा है तो ये होगा सीएम। अगर यूनियन या सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड पूछता है तो आंसर क्या होगा? अगर सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड पूछता है तो उसका आंसर क्या होगा? पीएम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि सबसे पहले तो मेजोरिटी का लीडर को इनवाइट कर, मेजोरिटी का लीडर अनाउंस किया जाता है कि ये है मेजोरिटी का लीडर। पार्टी के सभी मेंबर्स, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो डिक्लेयर करते हैं। तो सेंटर की बात करें तो मेजोरिटी लोकसभा में जिसको मिलती है वो पीएम बनता है, और फिर पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है कि ये बंदे हैं, इनको आप एज ए मिनिस्टर ओथ दिलाएं। उनके रिकमेंडेशंस पर प्रेसिडेंट डिफरेंट लोगों को मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है। ठीक है, अब मान लो उसमें प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे पर्सन को भी रिकमेंड कर सकता है जिसके पास मेंबरशिप नहीं है, न राज्यसभा न लोकसभा की। तो उसके रिकमेंडेशन पर, पीएम के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट उसको इलेक्ट तो, मतलब उसको ओथ तो दिला देगा, लेकिन उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको मेंबरशिप दोनों ही हाउसेज में से किसी एक की लेनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको अपना सीट वैकेंट करना पड़ेगा। सेम कंडीशन स्टेट में भी है। सीएम के रिकमेंडेशन पर गवर्नर किसी को भी ओथ दिला सकता है एज ए मिनिस्टर, बट उसको विद इन 6 मंथ्स, अगर बाई कैमरल है तो दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबरशिप लेना मस्ट है, अदरवाइज उसको अपना सीट वैकेंट करना होगा। इट इज मस्ट। क्लियर? तो यहां पर सीएम और वहां पर पीएम होगा। क्लियर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? पक्का? पक्का क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 187, a member of the council of ministers can hold office without being a member of the state legislature for a maximum period of अभी मैं जो क्वेश्चन बोल रहा था उसका आंसर ये क्वेश्चन पूछ लिया। अभी मैंने तुमको वही बताया, और वो बताओ भाई इसका आंसर सब लोगों को पता है। हाउ मेनी टाइम्स? बी 6 मंथ्स।
anyone can hold post of ministry without any membership of any houses, but he can take membership of any houses within 6 months. Otherwise he can vacate his post within after 6 months. ठीक है, कोई भी व्यक्ति आप देखेंगे मिनिस्टर बन सकता है, बट उसको अगर विदाउट एनी मेंबरशिप, बट 6 मंथ्स के अंदर उसको किसी भी हाउसेस की मेंबरशिप लेनी होगी अगर वो आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो राइट आंसर इज बी। इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया था। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ मेंशन किया गया है? गिव मी आंसर। सबको आंसर पता होगा, आई होप खटाखट आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, राइट आंसर इज डी बी। 10th शेड्यूल जो है उसमें एंटी डिफेक्शन को इन विच अमेंडमेंट, किस अमेंडमेंट के थ्रू, बाय द विच अमेंडमेंट, विच अमेंडमेंट, गिव मी आंसर। एंटी डिफेक्शन लॉ एडेड इन 10th शेड्यूल बाय 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको 10th शेड्यूल में जोड़ा गया और कहा गया कि कोई भी मेंबर अगर पार्टी से रिजाइन करता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और उसकी मेंबरशिप रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, अगर कोई पूरी पार्टी मर्ज होती है किसी के साथ तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं इंपोज होगा, लेकिन इंडिविजुअली अगर कोई छोड़ के दल बदल करता है, एंटी डिफेक्शन का मतलब दल बदल करता है और दूसरी के पास जाता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ इंपोज होगा और उस कंडीशन में उसकी मेंबरशिप रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एंटी डिफेक्शन हिंदी में दल बदल बोलते हैं। क्लियर, आई बात समझ में? बिल्कुल रोहित, 1985 में ये आया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ये 10th शेड्यूल में ऐड किया गया एंटी, क्योंकि उस समय हमारे देश में खूब सारा दल बदल चल रहा था। कोई भी किसी को लालच दे देता था कि आजा तू मेरी साइड मिल जा, तेरे को मिनिस्टर बना देंगे, और वो रूलिंग पार्टी से बंदा छोड़ के और इधर शिफ्ट हो जाता था और ऐसे अनस्टेबल गवर्नमेंट्स बनी। आपको मालूम होगा ये 90 के दौरान में 1-2 नहीं कम से कम 10 प्राइम मिनिस्टर्स आए। इंद्र कुमार गुजराल, प्रताप सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम तो ले, ये सारे के सारे आए। कोई 13 महीने, कोई 6 महीने, कोई 13 दिन, कोई 15 महीने, ऐसे गवर्नमेंट एंटी डिफेक्शन। तो इस वजह से बनाया गया ताकि कोई भी बीच में अगर छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप रिजेक्ट हो जाएगी और एक स्टेबल गवर्नमेंट हमारे देश में फॉर्म हो। ठीक है, तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। क्लियर हो गया सबको? पक्का? पार्टी के व्यक्ति अलग हो सकते हैं, बिल्कुल। 1/3 मेंबर या फुल पार्टी अगर मर्ज होती है तो वो राइट है, मतलब वो वैलिड होगा। लेकिन अगर इंडिविजुअली कोई छोड़ के जाता है तो 1/3 से ज्यादा मेंबर अगर करते हैं या फिर पूरी पार्टी मर्ज होती है किसी के साथ तो वो मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189, गिव मी आंसर। Who among the following is not a member of any of the 2 houses of our country? Give me answer. 189. Bolo. Who among the following is not a member of any of the 2 houses of country? Right answer is C. President. President is not a member of both houses. It means parliament. It means Lok Sabha और राज्य सभा दोनों का मेंबर नहीं होता है। बाकी प्राइम मिनिस्टर भी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर भी होता है और रेल मिनिस्टर भी होता है। अगर ये बोथ हाउसेज में से मेंबर किसी के नहीं होंगे तो ये 6 महीने से ज्यादा अपने पोस्ट को अटेंड नहीं कर सकते, इनको अपना पोस्ट वैकेंट करना होगा। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट भले ही पहले किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, बट आफ्टर टेक चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज। ठीक है, वो किसी भी पार्टी का मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? बताइए
फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स कौन कौन है बताइए। 190, क्वेश्चन नंबर 190 का आंसर दीजिए। बिल्कुल, हालांकि ये सारे जो फेडरल फीचर्स में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरमेसी ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बोलते हैं, ठीक है। और बाई कैमरल ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। तो सबसे इफेक्टिव जो आंसर है वो है इसका सी, सी है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंटर और स्टेट लेवल पर पावर का डिवीजन, ठीक है। ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक बेहतर स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग पावर्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के अलग पावर्स होंगे, तीनों के लिए प्रॉपर लिस्टिंग की गई, लिस्ट बने हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और कोई किसी के जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, द राइट आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, नीति आयोग has been formed to replace which of the following institute? Give me answer. I think आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको आंसर नहीं पता होगा। बताओ आंसर बताइए इसका, करेक्ट आंसर सबने, राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व कर दिया गया कब, 2014 में, और 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को इसकी जगह नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को फाउंड किया गया, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके उसकी जगह नीति आयोग फॉर्म किया गया 1 जनवरी 2015। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब बताएगा कोई क्या? व्हाट इज इरडा? व्हाट इज इरडा? इसका ये बताना, इरडा क्या है? इरडा पता है क्या? इरडा मीन्स व्हाट? डू यू नो अबाउट दैट? अच्छा, बैंक से रिलेटेड है। तुक्का मार रहे हो नवीन? नहीं पता, तुक्का मार रहे हो? इरडा इज रिलेटेड टू इरडा को बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसको फाउंडेड किया गया 1999 में। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ये इरडा जो है ये इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है, मतलब इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कोई अगर ग्रीवांसेस हैं, कोई कंप्लेन है, और जितनी इंश्योरेंस कंपनी है उनको रेगुलेट करती है, इट मीन्स उनको नियंत्रित करती है। अगर कुछ फेक करते हैं, गलत करते हैं, तो उनके रिगार्डिंग वो आप कंप्लेन कर सकते हैं इरडा को, ठीक है। तो ये आप देखते नहीं ऐड आता है तो लास्ट में क्या बोलता है? इरडा द्वारा संचालित, रेगुलेटेड बाय इरडा, इरडा संख्या 102। लास्ट में ये जरूरी है। प्राइवेट हो गया क्या? नहीं, आप प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है यार। प्राइवेट कैसे है? गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है और इंश्योरेंस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग काम करती है। ये कोई, इट्स ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, नॉट ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 192, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? गिव मी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? जितेंद्र, LIC जो है वो भी गवर्नमेंट की है, बट वो इंश्योरेंस करती है। मतलब आप अगर LIC खुलवाते हैं, आप उसमें इंश्योरेंस लेते हैं और वो आपको इंश्योरेंस आपका करती है। इरडा इट्स ए अथॉरिटी जो इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है,
मतलब उनको नया लाइसेंस देना, अगर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते कस्टमर्स को या जो भी कस्टमर्स हैं उनको कोई दिक्कत होती है तो आप इरडा में कंप्लेन कर सकते हैं। वो एलआईसी को जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्यों किया, गलत किया, तो रेगुलेट करती है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये। 192 का राइट आंसर जो है वो है डी। डी है राइट आंसर। राइट आंसर इज डी। कैसे? तो पार्लियामेंट जो है वो 3 लोगों से मिलकर बनता है। कौन कौन? प्रेसिडेंट, उसके बाद ये हो गया आपका पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब कहेंगे आप कैसे सर? तो कोई भी बिल, एक्ट तभी बनता है जब इन तीनों के सिग्नेचर्स होते हैं। इट मीन्स पहले लोकसभा में कोई भी बिल आप इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन और वोटिंग होगी, फिर यहाँ से जाएगा राज्यसभा में, डिस्कशन और वोटिंग होगी, और फिर इन दोनों के अप्रूवल के बाद जैसे ही प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर होते हैं वो बिल बन जाता है एक्ट, कानून। तो इसलिए जब आप देखेंगे पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट, कोई भी लॉ फॉर्म होता है तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193, गिव मी आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? आई थिंक सबको पता होगा इसका आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी है ना? राइट आंसर इज बी, बी आर अंबेडकर। हाउ मेनी मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमिटी? हाउ मेनी मेंबर्स? हाउ मेनी मेंबर्स इंक्लूडिंग अंबेडकर या एक्सक्लूडिंग अंबेडकर? इंक्लूडिंग अंबेडकर या एक्सक्लूडिंग अंबेडकर? एग्जैक्टली, इंक्लूडिंग अंबेडकर। देयर आर 7 मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसमें कौन कौन सा? अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उसके बाद नाम उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने तुम लोगों को याद होगा शुरू में बताया, अयंगर थे। ठीक है, के एम मुंशी थे, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी थे, डीपी खेतान, एन माधव राव, ये कुछ 7 मेंबर्स थे। ठीक है, एनीवे छोड़िए। तो ये कुछ 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 194। इन द पार्लियामेंट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बिल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बिल? गिव मी आंसर। 194, 194। गिव मी आंसर। दो लोगों ने आंसर बताया अभी, नवीन ने और जितेंद्र ने। और लोग? और लोग? और लोग आंसर तो रोहित, डिम्पल, क्या हुआ? रोहित, डिम्पल, गिव मी आंसर। रोहित और डिम्पल आंसर दीजिए। रोहित और डिम्पल आंसर दो। नेट पर सर्च हो रहा है, नवीन लिख रहा है नेट पर सर्च हो रहा है। नवीन लिख रहा है रोहित कि नेट पर सर्च हो रहा है। सही में सर्च कर रहे थे रोहित हैं? देखो, नहीं सर, हम डी और बी ऑप्शन में विचार कर रहे थे। ओके, ओह माय गॉड, लेकिन तुमने जो आंसर दिया है वो 100% गलत नहीं है। राइट आंसर इज डी, नवीन। राइट आंसर डी। अब तुम कहोगे कि कैसे सर, बी कैसे नहीं हुआ? देखो देखो, रूलिंग कह रहा है बिल प्रोसीडेड बाय रूलिंग पार्टी मेंबर, तो कोई पार्टी मेंबर तो बिल इंट्रोड्यूस नहीं करता ना भाई। पार्टी में तो बहुत सारे मेंबर हैं जो मिनिस्टर नहीं है, तो क्या वो बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा,
बिल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। भाई गवर्नमेंट बिल अप्रूव थोड़ी करती है, गवर्नमेंट तो पूरे हो गई ना, कैबिनेट और पीएम इट इज इक्वल टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट थोड़ी बिल इंट्रोड्यूस करती है, ये भी गलत। ओनली द प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट बिल, प्राइम मिनिस्टर तो कोई बिल ही नहीं प्रेजेंट करता है, ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है अ बिल इंट्रोड्यूस बाय एनी मिनिस्टर इन आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इट इज राइट आंसर। पार्लियामेंट में कोई भी मिनिस्टर, किसी भी कोई भी मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, रेल मिनिस्टर हो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी मिनिस्टर हो, किसी भी मिनिस्टर के द्वारा ही कोई भी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, बोथ हाउसेज, इफ आइदर लोकसभा आइदर राज्यसभा। और फिर याद रखना किसी भी मिनिस्टर के द्वारा ही बिल इंट्रोड्यूस होता है, क्योंकि भाई आप कोई भी बिल क्यों लाना चाहते हैं, किसी सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए या कोई नई चीज इंप्लीमेंट करने के लिए, तो वो भी किसी मिनिस्ट्री से ही जुड़ा होगा ना। भाई मान लो मैं कह रहा हूं लॉ एंड ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए किसी को टेररिस्ट घोषित करना है या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है, तो वो किसका इशू हुआ, होम मिनिस्ट्री का। तो होम मिनिस्ट्री का इशू हुआ तो कौन इंट्रोड्यूस करेगा उसको, होम मिनिस्टर। और उस बिल के रिगार्डिंग जो भी क्लॉज होंगे उसको स्टडी करेगा, और उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो भी क्वेश्चन रेज होंगे पार्लियामेंट मेंबर्स के द्वारा उनको उसका आंसर भी देगा वो, तो वही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो कोई भी लॉज किसी न किसी मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग होगा, समझ में आ रही बात, तो वो मिनिस्टर पेश करता है आइदर लोकसभा और राज्यसभा। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये आपको समझ में आ गया। भाई देखो टफ नहीं है, क्वेश्चन का वेरिएशन है कंफ्यूज करने के लिए, तो अगर आप थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा रुक के सोचेंगे आप एक बार, तो उसका आंसर आप सही लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या अब जिन लोगों ने बी आंसर लगाया था, क्या उनको ये बात समझ में आ गई? वही कर रहे हैं सर हम भी। नहीं, मैं जिन लोगों को कह रहा हूं, जिन लोगों ने गलत आंसर दिया था, छोड़ो गलत आंसर का, क्या सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं ये बताओ। रजनीश, रोहित, नवीन, डिम्पल, ठीक है, आ गया ना सबको? पक्का? अब तो मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है जितेंद्र? ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 195। क्वेश्चन नंबर 195, which constitutional article empower amendment in the Constitution of India? Which constitutional article empowers amendment of the Constitution in India? Give me answer. कौन सा आर्टिकल है जो हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का अप्रूवल देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हो? विच आर्टिकल? गिव मी आंसर फास्ट फास्ट फास्ट। क्या हुआ इतना फास्ट कि तुम लोग वेट करने लगे? क्या सर्च कर रहे हो मोबाइल पे? मैंने आंसर बोला और मैंने क्वेश्चन बोला, उसका आंसर आना चाहिए फटाफट। 195 भाई जितेंद्र ने दिया है ए, रोहित ने भी ए दिया है और नवीन ने भी दिया है। वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर ए, आर्टिकल 368। और ये हमने कहां से लिया है? ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्या? तो आर्टिकल 368 ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट या आर्टिकल में पार्लियामेंट के थ्रू हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट का प्रोविजन लिया और आर्टिकल 368 इस अमेंडमेंट को प्रोसीड करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू, द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू, क्वेश्चन नंबर 196, प्रोटेम स्पीकर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर? फटाफट रिप्लाई करो मुझे। जितेंद्र ने दे दिया है और रोहित, नवीन, रोहित ने दिए दिया, नवीन ने दे दिया है
रोहित ने सी बताया, ओके, सबके आंसर राइट है, ऑल आर राइट। स्वेरिंग द मेंबर्स एंड होल्ड चेंज टिल रेगुलर स्पीकर ऑफ इलेक्टेड। भाई प्रोटेम स्पीकर का पोस्ट इसलिए क्रिएट किया जाता है कि लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद, सॉरी, नई लोकसभा जो फॉर्म होती है उसमें नए स्पीकर को अपॉइंट करना और सारे मेंबर्स को ओथ दिलाना और फिर उनको पूरी प्रॉपर चार्ज देके प्रॉपर चार्ज देना। तो उस कंडीशन में जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है उसके बाद प्रोटेम स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारा काम करने की। वहीं आप देखेंगे लोकसभा के सारे मेंबर्स को ओथ दिलाता है, ठीक है, और उनमें से मेजोरिटी के बिहाफ पर एक नए बंदे को स्पीकर ऑफ लोकसभा के रूप में अपॉइंट करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा स्पीकर के रूप में ओथ नहीं लेता है, वो एक नॉर्मल मेंबर के रूप में ओथ लेता है। नॉर्मली एक मेंबर ऑफ नॉर्मली मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में प्रोटेम स्पीकर उसको ओथ दिलाता है, बट आफ्टर टेक चार्ज ऑफ चेयरमैन ही इज नॉट ओथ ऑफ एज ए चेयरमैन, ठीक है, ही नॉट टेक अप ओथ ऑफ चेयरमैन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो 196 का राइट आंसर इज सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 197, the president can declare national emergency. The president can declare national emergency when? Right answer, give me right answer. The president can declare a national emergency. 197, 197, give me right answer. Very good, they all are correct. Right answer is C. If he is satisfied that the great threats exist to security of India either due to war or external aggression and armed forces, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक तो एक्सटर्नल अटैक, ठीक है, या वॉर हो गया, और दूसरी कंडीशन है आर्म रिबेलियन, ठीक है, आर्म रिबेलियन और एक्सटर्नल अटैक। अगर एक्सटर्नल अटैक होता है और आर्म रिबेलियन होता है तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकता है। एक बात, अब क्या ये दो कंडीशन अगर उसको फील हो रही है तो नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर देगा? बोलो, क्या प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि ये दोनों कंडीशंस है तो नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर देगा? यस और नो में आंसर देना। जो क्वेश्चन पूछा है मैंने उसका यस और नो में आंसर देना है। क्या प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है या लगता है तो वो नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर देगा? तो कब करेगा? गुड। देखिए यहां पर एक वर्ड मेंशन किया गया है, उसको आप ध्यान रखिएगा, सभी लोग को कह रहे हैं। ठीक है, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ पीएम और कैबिनेट, ओनली रिटन रिकमेंडेशन। अगर रिटन रिकमेंडेशन नहीं देता है, लिखित सिफारिश वर्ड यूज किया गया हिंदी में और अंग्रेजी में रिटन रिकमेंडेशन, अगर रिटन रिकमेंडेशन देगा तो ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रिटन रिकमेंडेशन के बिहाफ पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज या इंपोज कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर वो वर्बली भी कहते हैं कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा दो, प्रेसिडेंट नहीं लगाएगा जब तक वो रिटन रिकमेंडेशन नहीं देंगे। किसके? तो पीएम और कैबिनेट। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 198, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ कोर्ट कैन इशू, बताइए, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अ कोर्ट कैन इशू, व्हाट इज द आंसर? गिव मी आंसर। राइट आंसर इज सी।
राइट आंसर सी। देखो डिक्री, ये जो डिक्री है ये किसके लिए, तो मान लो कोई सिविल केसेस हैं, उस सिविल केसेस में फाइनल जब उसको डिसीजन दिया जाता है तो उसको हम डिक्री बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑर्डिनेंस तो आपको मालूम होगा, ये प्रेसिडेंट बनाता है कब, जब लोकसभा अगर नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, कोई लॉज फॉर्म करना है उसके रिगार्डिंग, आर्टिकल 1 2 3 आपको पता होगा। नॉन ऑफ दीज तो ये हो नहीं सकता। रिट, तो रिट इज राइट आंसर, ठीक है। WRIT, ये रिट 5 टाइप्स ऑफ रिट इशू करता है जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। ये रिट आर्टिकल 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 फॉर हाई कोर्ट, ठीक है। तो अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो 32 के अकॉर्डिंग सीधे सुप्रीम कोर्ट उस पर रिट इशू करेगा और 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट रिट इशू करेगा फॉर वायलेशन ऑफ, ठीक है। हाँ, डिक्री वहां बोलते हैं, हर चीज का बहुत मीनिंग होता है, मीनिंग मत लगाओ उसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 199, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज sought to get an order of an authority quashed? Give me answer. Right answer. Give me 199. 199. Naveen, wrong. Right answer. Very good, Naveen. Right answer is B. राइट आंसर इज बी, सर्टियोररी, उत्प्रेषण। नीचे के जो भी जहां पर होल्ड, जो डॉक्यूमेंट्स है या कोई भी अगर मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट या ऑफिसेज में अगर कोई भी पेंडिंग केसेस है तो उस कंडीशन में रिट लगाया जाता है, तो वहां की चीजों को डिसॉल्व, वहां की चीजों को रिजेक्ट करके उसको दूसरी जगह फॉरवर्ड करता है। तो राइट आंसर इज बी होगा, सर्टियोररी, उत्प्रेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना, आगे से हमेशा इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो है सर्टियोररी रिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। क्वेश्चन नंबर 200, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या मेंशन नहीं है प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? 200, गिव मी आंसर, गिव मी आंसर। वेरी गुड, राइट आंसर इज सी, एडल्ट फ्रेंचाइजी वयस्क मताधिकार। एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में प्रीएम्बल में मेंशन नहीं है। वहां पर न्यायालय, इट मींस जस्टिस की भी बात की गई है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इक्वालिटी एंड जस्टिस होगा। उसके बाद राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है कि सोशली, पॉलिटिकली इक्वालिटी होगा और इंडिपेंडेंसी भी होगा राइट टू स्पीच का, और इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की भी फाइन लास्ट में बात की गई है। बट जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है इस वर्ड को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइजी की। तो राइट आंसर इज सी, एडल्ट फ्रेंचाइजी। इज दैट क्लियर? क्लियर और नॉट? अब मुझे एक बात बताओ, कल अपन पॉलिटी को एंड कर देंगे, मतलब इसका फाइनल पैकअप है कल। तो अपन ने क्या बात करी थी, कौन कौन सी चीज मैंने तुम लोगों को लिखवाने के लिए बोला था? मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि इसको ध्यान रखना, जब मैं पूछूंगा तो लास्ट में मुझे बताना कि क्या क्या आपने को लिखना, क्या क्या लिखना था। तो मुझे एक बार बताओ वो लिस्ट, उसमें कि क्या क्या बोला था अपन ने लिखने के लिए। एक तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक तो अच्छा लिस्ट सूची, ठीक है, और सोर्स लिस्ट, और याद करो, अच्छा सैलरी, ओके सैलरी, वेरी गुड, और बस 3 ही चीजें थी। चलो रोहित और नवीन अगर याद आए तो मुझे मैसेज कर देना। अच्छा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी थे, मैसेज कर देना, मुझे ध्यान रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं वो सारी चीजें आपको कल लिखवा दूंगा, क्योंकि हो सकता है कल इसको अपन बाइंड अप कर दें
तो अच्छा इंपॉर्टेंट कमिटीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमिटीज भी, ठीक है। तो कल अपन इसको बाइंड अप करेंगे और ये जो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी जो आप बता रहे हैं लिखने के लिए, उसको अपन लिखेंगे भी, ठीक है। बिल्कुल, अब सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। सारा तैयार हो रहा है, हो चुका है, ठीक है। करंट वाले आर्टिकल, बिल्कुल वो करंट वाले आर्टिकल समझाने हैं तो समझा दूंगा मैं आपको साथ साथ, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस नाइट, ओके बाय।